लास्ट वीक अराउंड द ग्लोब। दोस्तों, यह एक नई सीरीज है जिसे मैं आज शुरू कर रहा हूं। हर सोमवार शाम 5 बजे मैं इस सीरीज में एक वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं पिछले हफ्ते की दुनिया भर की सबसे दिलचस्प खबरों और मिस्ट्रीज को सबसे एंटरटेनिंग तरीके से समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज का सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने अतीत में मेरा सपोर्ट किया है। तो क्या हम अपनी कंटेंट में चले? चीनी पिछले कुछ सालों से रियलिस्टिक सेक्स टॉयज बना रहे हैं। इन खिलौनों को मानव शरीर जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसकी कोमलता और आकार को दर्शाता है। इन सेक्स टॉय की सेल्स दुनिया भर में बढ़ गई है। अब वे सेक्स रोबोट बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक कदम आगे बढ़ गए हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्स रोबोट्स सभी प्रकार के यौन सुख प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वे इंटीमेसी के दौरान मौन की आवाज भी निकालते हैं और पर्सनल रोमांटिक बातचीत में संलग्न होते हैं। वे एक प्रेमिका की तरह भी काम कर सकते हैं। चीन में ऐसे सेक्स टॉय और सेक्स रोबोट की डिमांड उनके उत्पादन के पीछे बेसिक रीजन है। 1980 से 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। रिजल्ट, पुरुषों से शादी करने के लिए पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं। चीन में 35 साल पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी ने लाखों पुरुषों और महिलाओं को अविवाहित छोड़ दिया है। इसलिए इन सेक्स टॉयज का उत्पादन इतना बढ़ रहा है। क्या आपको आश्चर्य है कि ये पुरुष सेक्स के प्रति इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? दिलचस्प बात यह है कि 60% सेक्स टॉयज वास्तव में महिलाओं द्वारा खरीदे जाते हैं। अगर किसी को सिर्फ गाने सुनने या फिल्म देखने के लिए सार्वजनिक रूप से मार दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये बहुत परेशान करने वाला न्यूज लगता है ना? लेकिन नॉर्थ कोरिया में ठीक यही हुआ। 22 वर्षीय नॉर्थ कोरियन लड़के को साउथ कोरिया के 70 गाने और 3 फिल्में देखने के लिए सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर कानून के अनुसार किसी दूसरे देश की सामग्री, विशेष रूप से साउथ कोरियन सामग्री देखना एक गंभीर अपराध है। नॉर्थ कोरिया इतना सख्त है कि वे लड़के का नाम भी दूसरे देशों को नहीं बता रहे। यह घटना वास्तव में 2022 में हुई थी, लेकिन दुनिया को इसके बारे में हाल ही में तब पता चला जब कुछ दिनों पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। दुनिया में लाखों वायरस हैं। उनमें से सिर्फ स्पेनिश फ्लू वायरस ने 1918 में 100 मिलियन लोगों की जान ली थी। लेकिन 2 वायरस के नाम ऐसे हैं जो हमें अच्छी तरह याद हैं। एक है कोरोना वायरस और दूसरा है HIV वायरस, जिसे एड्स के नाम से भी जाना जाता है। एड्स ने अब तक 40 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना के लिए वैक्सीन तो है, लेकिन HIV के बारे में क्या, जो पहली बार आया था, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। 2020 में 6 से 8 हजार लोग HIV या एड्स से मरे, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इस खबर को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। अकेले 2020 में दुनिया भर में 38 मिलियन लोग HIV से संक्रमित होंगे। दुनिया भर में HIV से पीड़ित सभी लोगों में से 67% अफ्रीका में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। HIV या एड्स के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं। उनमें से 2 FDA अप्रूव्ड गोलियां हैं, बेट्रुवादा और डेस्कोविबोर्जेव, लेकिन दोनों में से किसी की भी 100% सफलता नहीं है। गिलियड साइंसेज ने अब लेनाकपव नामक एक इंजेक्शन विकसित किया है। यह HIV को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह पहले से ही HIV से संक्रमित लोगों के लिए 100% सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन शैली वाले 2 जुड़वां बच्चे हैं। उनमें से एक 25 साल की उम्र में HIV से संक्रमित हो गया था। तब से वह हर 6 महीने में नियमित रूप से यह इंजेक्शन लेता है। इसलिए अगर HIV रहित व्यक्ति 90 साल तक जीवित रहता है तो HIV वाला व्यक्ति भी 90 साल तक जीवित रहेगा। इस इंजेक्शन को लेने से आपकी जीवन अवधि किसी भी तरह से कम नहीं होगी। क्या यह HIV से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि तीनों दवाएं गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित की गई थीं। एक बार जब यह इंजेक्शन WHO अप्रूव्ड हो जाएगा तो इसे दुनिया भर में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने से किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने से उन्हें जीवन में आवश्यक मूल्य मिल सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप जीवन में किसी भी समस्या या किसी भी समस्या का समाधान कहानी पढ़कर पा सकते हैं? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से 100 गुना बड़ी है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। यह पुस्तक दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है।
मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शामिल किए हैं, अभी ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके जीवन के लिए आवश्यक पुस्तकालय है। हाल के महीनों में दुनिया भर के कई देशों के बीच युद्ध छिड़े हुए हैं, जबकि बाहरी हालात ऐसे ही हैं। भारत ने सेबेक्स 2 के साथ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे बढ़ाया है। यह एक नॉन एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसका मतलब है कि पारंपरिक न्यूक्लियर बॉम्ब के विपरीत यह बड़े पैमाने पर मशरूम जैसी लपटें और विनाश पैदा नहीं करता है। जब यह फटता है तो आग की एक चिंगारी भी नहीं दिखाई देती, लेकिन यह सामान्य न्यूक्लियर बॉम्ब से 2 गुना शक्तिशाली है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। भारत के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम होने पर क्या कोई दुश्मन देश हमारे साथ युद्ध करने की हिम्मत कर सकता है? मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मिस एआई क्या है? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई का इस्तेमाल केंजा लेली नाम की लड़की को बनाने में किया गया है। वह केवल इंटरनेट पर मौजूद है, असल जिंदगी में नहीं। वह एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। केंजा लेली अकेली नहीं है, दुनिया भर में उनके जैसे हजारों लोग हैं। इन एआई मॉडल्स के लिए मिस वर्ल्ड स्टाइल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर से 500 प्रतिभागियों ने अपने एआई प्रभावितों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उन 500 में से मोरक्को की केंजा लेली को मिस एआई का ताज पहनाया गया। यह एआई मॉडल केंजा लेली इंस्टाग्राम पर स्वास्थ्य और सौंदर्य सामग्री बनाती है। वह बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है और समाज को लाभ पहुंचाने वाले विषयों पर सामग्री बनाती है। यही वजह है कि उसे मिस एआई का खिताब दिया गया। जब आप इस एआई मॉडल को देखेंगे तो आप भ्रमित हो सकते हैं कि वह इंसान है या एआई। अंतरिक्ष से एक पहाड़ के आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके हमारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने की संभावना है। लेकिन अभी चिंता न करें, इसे हम तक पहुंचने में 14 साल लगेंगे। एस्टेरॉयड के 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है। लेकिन एक बात है जिसकी हमें चिंता होनी चाहिए। नासा ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट नामक एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्टेरॉयड्स का पता लगाना और यह पता लगाना है कि उन्हें हमसे टकराने से बचाने के लिए उन्हें कैसे पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इस मिशन के हिस्से के रूप में उन्होंने पाया है कि यह विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल नासा के पास इस एस्टेरॉयड के हमारे ग्रह को नष्ट करने के खतरे को टालने का कोई उपाय नहीं है। तो अब चिंता करने का समय आ गया है। बेंगलुरु स्थित एक भारतीय स्टार्टअप आकाश लाब्दी ने अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए एक एक्सपेंडेबल स्पेस हैबिटेट तैयार किया है। यह मूल रूप से एक स्पेस हाउस है। इस घर में 6 से 16 लोग रह सकते हैं। आकाश लाब्दी ने इस प्रोटोटाइप का नाम स्पेस एचएबी रखा है। स्पेस एचएबी में विस्तार करने की क्षमता है, यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इसे पूरी तरह फैलने में 7 दिन लगते हैं। यह अंतरिक्ष रेडिएशन से बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। इस घर से हम आसानी से चांद पर प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में एक रोबोट सिविल सेवक ने अत्यधिक काम के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। हम सभी जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असली सच्चाई यह है कि इस रोबोट को रोबोट सुपरवाइजर कहा जाता है। यह रोबोट बहुत खास है क्योंकि यह लिफ्ट या सीढ़ियों से किसी भी मंजिल पर जा सकता है, चाहे उसका काम कहीं भी हो। इंसानों की तरह इसका भी अपना स्टैंडर्ड वर्क वीक है और यहाँ तक कि इसका अपना वर्क आईडी कार्ड भी है। यहाँ चर्चा का असली सवाल ये है कि क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी। साउथ कोरियन लेबर लॉ के अनुसार न तो मनुष्य और न ही रोबोट सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम कर सकते हैं। अगर उन्हें ओवरटाइम करना है तो यह प्रति सप्ताह 52 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस रोबोट का एक स्टैंडर्ड वर्क वीक है और कोई ओवरटाइम शेड्यूल नहीं है। मनुष्यों के विपरीत इन रोबोटों में काम को तनाव के रूप में देखने या मैं जीवित क्यों हूं यह सोचने के लिए भावनाएं या मनोवैज्ञानिक भावनाएं नहीं होती हैं। इसलिए यह आत्महत्या नहीं थी। रोबोट बस फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और टूट गया। इसकी जांच करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि नेविगेशन सेंसर की विफलता के कारण एक त्रुटि हुई, जिसके कारण यह घटना हुई। कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के लिए आत्महत्या के रूप में चित्रित किया। हालांकि आपको आश्चर्य हो सकता है कि दक्षिण कोरिया की नगर परिषदों में सरकार द्वारा मानव जैसे रोबोट जो बहुत महंगे हैं, उनका उपयोग क्यों किया जा रहा है। इनका उपयोग सरकार के भीतर दस्तावेजों, सार्वजनिक सूचनाओं, बजट और अन्य संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि उन्हें लीक होने से रोका जा सके। आखिरकार रोबोट रिश्वत नहीं मांगते। दोस्तों, आइए
अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में है। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।